Hello everybody, a very warm good evening to all of you and welcome to Unacademy. This is your educator Surbi and I welcome you all to the largest online learning platform of India, that is Unacademy. So start करने से पहले let's discuss about today's topic. तो आज की टॉपिक है हमारी क्या, वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के बारे में. And these two topics are important with respect to your examination, and also we are going to see the types of vaccines like live attenuated, inactivated, then subunit vaccines and all that thing. So before moving into the topic, let me first introduce myself. So my name is Surbi and I am a PhD student at IIT Guwahati and I have qualified CSIR NET examination in June 2019 and also I have qualified GATE in 2019 and 20 in the biotechnology stream. So moving to the topic, first of all I would like to discuss that ये जो अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस प्लेटफॉर्म के. तो हियर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाओगे, अपने डाउट्स पूछ पाओगे, डिस्कशंस कर पाओगे एंड you can answer in the polls they are organizing while the class is going on. ठीक है, तो लाइव क्लासेस के अंदर ये बेनिफिट्स होती हैं कि वो आप इंटरेक्शन करते हो. आपको अगर ड्यूरिंग द क्लास कोई डाउट आता है तो इन टाइम आप वो डाउट पूछ सकते हो. तो ये बेनिफिट हो गया लाइव क्लास का. इसके साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विजेज अटेंड करने का मौका मिलेगा. और ये जो टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, टाइम टू टाइम जो मेगा क्विजेज, वीकली क्विजेज होती है, ये आपको हेल्प करेगी टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम. एंड इसके साथ आपको यहाँ पे और क्या मिलती है, आपको मिलती है वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइन कोर्सेज. और ये कोर्सेज जो होती हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है 1 to 13 यूनिट वो कवर कराया जा सके और आप अपने हिसाब से अपने यूनिट्स चूज करके पढ़ सको और उनके टेस्ट दे सको, उनके क्विजेज अटेंड कर सको. और साथ साथ में एक चीज यहाँ पे है, वो है अनलिमिटेड एक्सेस. तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो को एक बार ही देख सकते हो और सिर्फ लाइव वीडियो ही देख सकते हो. आपको अगर लाइव वीडियो कभी नहीं देख पाए सपोज, तो आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है. तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशन, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, विथ दीज 4 बेनिफिट्स अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी तक बना हुआ है. और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल प्लस क्लासेस, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विथ स्पेशल क्लासेस. और ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती है सबके लिए. यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको बस अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है एंड आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोफाइल यू हैव टू go for your goal, that is CSIR UGC NET, and after selecting your goal आपको सिर्फ स्पेशल क्लासेस सेलेक्ट करनी है. और स्पेशल क्लासेस कैटेगरी में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और वो बिल्कुल फ्री होंगे. या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वहाँ पे, फिर यू हैव रिविजन सेशंस, यू हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यू हैव PYQs डिस्कशन. तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फ्री में मिलेगा. तो ये भी एक बेनिफिट है. इसके साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म जो आपको प्लस कोर्सेज, तो इन प्लस कोर्सेज में देयर आर सेवरल प्लान्स अवेलेबल फॉर यू और आप अपने अकॉर्डिंग वो प्लान परचेज कर सकते हो जब भी आपको एग्जाम देना हो. ठीक है, तो लेट्स से आपको एग्जाम देना है इन द मंथ ऑफ जून नेक्स्ट ईयर, तो आप आराम से 12 मंथ्स के प्लान के लिए जा सकते हो जो कि आपको मिलेगा 10,395 रुपीज़ में. इसमें आपको 10% ऑफ मिल रहा है और ये 10% ऑफ लेने के लिए आपको देखो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, दैट इज SURBHI01. और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे और आपको मिलेगा 10% का ऑफ. ठीक है, और साथ पे आपको मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ठीक है, So that's all about today's lecture. So that's all about today's introductory part, and now moving to the discussion part. So first topic of today's discussion is immunization. So immunization होता क्या है?
इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग अ लॉन्ग लाइव्ड स्टेट ऑफ प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो फॉर अ डिजीज कॉजिंग पैथोजन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। सिंपल, ठीक है। तो या तो आप किसी लाइव पैथोजन का एक्सपोजर करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट एंटीबॉडी को एडमिनिस्ट्रेट करवा के इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन कर रहे हो। तो बेस्ड अपॉन द मेथड दैट इज बीइंग यूज्ड टू इम्यूनाइज, देयर इज अ क्लियर कट टू डिवीजन। वन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वन इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन। और जब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो इन पैसिव इम्यूनाइजेशन द प्री-फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द रिसिपिएंट यूजुअली। और ऐसा सिस्टम होता है ये जहाँ पे आप डायरेक्ट एंटीबॉडी लेते हो, जैसे किसी डोनर ऑर्गेनिज्म से आप क्या करोगे, एंटीबॉडी को आइसोलेट करोगे फ्रॉम देयर सीरम, एंड नाउ दीज एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द रेसिपिएंट बॉडी। ठीक है, तो रेसिपिएंट बॉडी में डायरेक्ट आप एंटीबॉडी ही इंजेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप जो रेसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको एक्सटर्नल एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि पैथोजन का किलिंग हो सके। So here you are not activating the immune system. Here you are just protecting from the pathogen. So this is the passive immunization, जहाँ पे आप जैसे आप मेडिसिन लेते हो ना, एक बार आपने मेडिसिन लिया, आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, फिर वो प्रॉब्लम दोबारा होगा, आपको फिर से आप मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी। तो सिमिलर टू दैट आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है कि आपने एक बार IgG लेट से एंटीबॉडी को क्या किया, हमने आपको दिया, ठीक है, तो आपको कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, अगेन वो इन्फेक्शन फिर से होगा, फिर से आपको वो एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। तो दिस इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहाँ पे आपके खुद की इम्यून सिस्टम की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इन द इम्यूनाइजेशन पार्ट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी पैथोजन डायरेक्टली और पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन। सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन विथ अ ऑर्गेनिज्म और इट कैन बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या कराया जा रहा है, पैथोजन से आपकी बॉडी को इंड्यूस कराया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन और इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल पैथोजन। और वाइल डूइंग दिस आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद एक्टिवेट होता है अगेंस्ट दिस पैथोजेंस, एंड ड्यूरिंग द एक्टिव इम्यूनाइजेशन योर बी सेल, टी सेल विल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट बाय रिकॉग्नाइजिंग दीज पैथोजेंस, एंड द एक्टिवेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, humoral immunity will occur, and finally it will result in the formation of a protective memory cell also. So for a active immunization you have a prolonged effect. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आज एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन इंजेक्ट किया, तो वो वैक्सीन जाके सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और साथ ही साथ मेमोरी सेल भी डेवलप करवाएगा। और मेमोरी सेल के डेवलप होने से क्या हो जाएगा कि आप अगर सेकेंड टाइम जब एक्सपोज होगे उस सेम पैथोजन से, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको इन्फेक्ट होने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर देगा। सो इन द एक्टिव इम्यूनाइजेशन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी सेल्स। बस पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तो इंसान की खुद की इम्यून सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है। सो देयर इज नो रोल ऑफ इम्यूनिटी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी सेल, देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेकेंड एक्सपोजर। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बीच में। अब आपको अगर इम्यूनाइजेशन इंड्यूस करवाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा वैक्सीन। So what are vaccines? Vaccines are nothing but biological preparations that are produced from the living organism that has the ability to enhance the immunity against a particular disease. So vaccines are biological preparations that are synthesized in a lab or in a particular research organizations, and they can be produced from a living organism. They can be derived from a living organism that has antigenic potential to induce the immunity. So basically the type of vaccine we are using and we are studying is around 5 different kinds. So first is the live attenuated, then there is inactivated vaccine, then there is a recombinant subunit vaccine, then there is a toxoid vaccine,
and polysaccharide protein conjugate vaccine. तो ये 5 कैटेगरीज के वैक्सीन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और लाइव एटेन्यूएटेड के केस में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो द एग्जाम्पल्स आर मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, वारिसेला एंड अदर cowpox vaccine for example. So these are the example of live attenuated vaccine. एक कैटेगरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, उसके एग्जांपल्स देखो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल एंड पॉलीसैकेराइड, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड. Okay, so these are the categories of inactivated vaccine. For the recombinant subunit vaccine, the example is hepatitis B. For the toxoid vaccines where the inactivated toxins are used, उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है आपके लिए? टेटनस और डिप्थेरिया. टेटनस और डिप्थेरिया के लिए मेनली जो वैक्सीन यूज होता है वो होता है टॉक्सॉइड वैक्सीन. Then other category of vaccine is the polysaccharide protein conjugate and it can be used for pneumococcal infection, meningococcal infection and haemophilus influenza infection. तो ये 5 कैटेगरीज के वैक्सीन हो गए और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए. और अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, एक एक वैक्सीन को डिटेल में हम उनके स्ट्रक्चर्स और उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो हम अब स्टडी करेंगे. तो द फर्स्ट वैक्सीन इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो भी पैथोजन जिसके लिए हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, वो पैथोजन हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, एटेन्यूएट कर देते हैं. एटेन्यूएट या फिर उनको हम डिसार्म्ड कर देते हैं सो दैट they will lose their ability to multiply. They will lose their ability to cause diseases. So एक पैथोजन होगा, उस पैथोजन को आप क्या करोगे, उस पैथोजन की जो विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस फॉर कॉजिंग द डिजीजेस, आप उन सारे पैथोजेंस के जो फैक्टर्स होते हैं, विरुलेंस फैक्टर, उनको आप क्या करोगे, उनको आप कर दोगे रिमूव. And now these pathogens are not virulent, they are not pathogenic, but they can multiply within the host cell. ठीक है, वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर पाते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं. तो these are the examples of live attenuated vaccine, जहां पे उस जो आपके पास वैक्सीन है, जो भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आपने प्रोड्यूस करा है, फॉर दैट you have the multiplication capacity is still there, but the capacity for this pathogen to induce the disease, to cause the disease, is lost. So these are the kind of live attenuated vaccines, and for the first time the vaccine that is used by Dr. Jenner is this type of vaccine in which the inoculation of humans with the Vaccinia virus in an inactivated or in a live attenuated form will provide immunity to the smallpox. तो ये स्टडी सबसे पहले देखा गया था कि जब काउपॉक्स जो वायरस है उसको जब इनएक्टिवेट एटेन्यूएट करके ह्यूमन में इंजेक्ट करा गया, तो दोज ह्यूमंस आर टॉलरेंट और इम्यून अगेंस्ट द स्मॉलपॉक्स इन्फेक्शन. तो यहाँ से वैक्सीन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ और उस वैक्सीन को नाम दिया गया live, because they are multiplying, but they are attenuated in the sense that their pathogenesis is lost. So they are the live attenuated vaccines. And the next category of vaccine is the inactivated or killed vaccine. Okay, so sorry for the inconvenience. Yeah, and the second category of vaccine that we are going to discuss is the inactivated vaccines or the killed vaccines. So in this category, the pathogen is first of all treated with certain chemicals, or it can be heated directly and thus killing the organism and making it incapable of replication. Okay, but they can also allow to induce the activation of immune responses, because the killed pathogens also have some of the antigens remain within themselves. So even after you have killed the pathogen, but their antigenic potential is still there and they can activate the immune system.
तो बेसिकली आप एक पैथोजन को लोगे, उस पैथोजन को क्या कर दोगे, या तो आप हिट कर दोगे या फिर उसको किसी केमिकल से ट्रीट कर दोगे और उस पैथोजन को आप क्या कर दोगे, डेड कर दोगे. एंड आफ्टर this dead pathogen that is not capable of replication, now these pathogens in the dead form is injected into the system to induce the immunity. So they are used as vaccines. Okay. तो ये कैटेगरी हो गई आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की. वहां पे आप आइदर हिट करके या फिर केमिकल्स के साथ ट्रीट करके पहले पैथोजन को किल करते हो, देन दे कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस द इम्यूनिटी एंड they are known as inactivated or killed vaccines. So first of all, in this mechanism, it is important to maintain the structure of the epitope on the surface of the antigen during inactivation. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, जरूरी क्या है, दैट आप पैथोजन को किल तो कर रहे हो बट द पैथोजन शुड रिमेन और शुड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर एपिटोप्स दैट इज एंटीजन ऑन देयर सरफेस इंटैक्ट. मतलब अगर उस एंटीजन की जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, जो एपिटोप्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एंटीजेनिसिटी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन. सो जनरली आप हीट इनएक्टिवेशन प्रोसेस को अवॉइड करते हो बिकॉज दे विल रिजल्ट इन एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड योर एंटीजेंस आर नथिंग बट प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो अगर आप हीट इनएक्टिवेशन मेथड यूज कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स और एपिटोप्स या फिर एंटीजेंस जो है वो डीनेचर हो जाते हैं. तो यूजुअली दीज हीट इनएक्टिवेशन मेथड्स आर अवॉइडेड. नाउ the next thing is the chemical inactivation. So the chemical inactivation process, it can be done with the help of formaldehyde और various other alkylating agents. और ये मेथड बहुत सक्सेसफुल देखा गया है. वो प्रोटीन को इंटैक्ट रहता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं लाता है एंड इम्यूनाइजेशन भी बॉडी में इंड्यूस हो जाता है. So basically heat inactivation method is not preferred because it will result into the denaturation. The preferred method is the chemical inactivation method, जहाँ पे आप ट्रीट करते हो with formaldehyde और with certain alkylating agents to inactivate the bacteria, to kill the bacteria or to kill any pathogen, not only bacteria. Okay? And one of the very common example of inactivated or killed pathogenic vaccine that is being used is the polio vaccine. And the salt polio vaccine is produced by treating with the formaldehyde. ठीक है. So is it clear? So the salt polio vaccine that is produced by the formaldehyde inactivation, and these formaldehyde inactivated vaccines are known as the पोलियो वायरस. ठीक है. और ये वैक्सीन पोलियो वायरस के लिए जो आप यूज करते हो वो हम होता है, कौन सा कैटेगरी में आता है, हमारे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में. सो द किल्ड वैक्सीन विल ऑफन रिक्वायर रिपीटेड बूस्टर डोजेस. व्हाई? बिकॉज ये जो किल्ड वैक्सीन होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो वो आपने एक बार उनको इंजेक्ट किया, उन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन इंड्यूस किया एंड आफ्टर इंड्यूसिंग द इम्यूनाइजेशन, वो इम्यूनाइजेशन जो है वो कुछ टाइम के बाद फिर से डिक्लाइन कर जाएगा. So in this cases, you have to provide repeated booster doses to achieve a protective immunity status. So आपने इसलिए देखा होगा कि जब पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो सिर्फ एक बार नहीं दिया जाता है. पोलियो का वैक्सीन आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम्स दिया जाता है इन द चाइल्डहुड. 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन को, बेसिकली 0 to 5 ईयर के चिल्ड्रन को मल्टीपल टाइम्स पोलियो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है. तो इन्हीं सारे मल्टीपल टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिपीटेड बूस्टर डोजेस. एंड द किल्ड वैक्सीन्स दे यूजुअली इंड्यूस द ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस, मींस दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो मोस्ट
जो है वो एक्टिवेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट is that so we are discussing about the killed vaccines, and these vaccines, they will require booster doses. Why? Because they do not replicate within the host cell. And the killed vaccine, they typically induces a humoral antibody responses, that is humoral immunity. And the killed vaccines typically induce a predominantly humoral antibody response and are less effective than the attenuated vaccines in inducing the cell mediated immunity. So basically these vaccines are responsible for the induction of humoral immunity, और ये cell mediated immunity को induce नहीं कर पाते. तो ये basic difference हो गया attenuated vaccine और killed vaccine के बीच में. that killed vaccine सिर्फ humoral immunity induce करवाता है और attenuated vaccine humoral as well as cell mediated दोनों करवाता है, जिसके कारण आपके मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं और बूस्टर डोजेस नहीं देना पड़ता है आपको एटेन्यूएटेड वैक्सीन के केस में. बट when you talk about the safety level, so the safety of the inactivated vaccine is greater than that of the live attenuated vaccine, because live attenuated vaccines में there are chances that the pathogenicity can be reverted. वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पैथोजन है, वो वापस से अपने विरुलेंस फैक्टर को रीगेन कर सकता है और वैक्सीनेशन के साथ साथ वो डिजीज भी कॉज कर सकता है. तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाती है एटेन्यूएटेड वैक्सीन की, और एडवांटेज हो जाती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की अबाउट द सेफ्टी. एंड द थर्ड वैक्सीन कैटेगरी इज द सब यूनिट वैक्सीन. सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है? दे कंटेन ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैथोजन मॉलिक्यूल, सो ओनली स्पेसिफिक प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द पैथोजन. आपका लाइव एटेन्यूएटेड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंप्लीट पैथोजन को कैरी करते हैं, बट सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है? स्पेसिफिक प्यूरिफाइड पार्ट ऑफ द पैथोजन एज अ वैक्सीन यूज होता है. So these vaccines usually contain only the antigenic part of the pathogens that are necessary for the immune activation. So यहाँ पे सिर्फ antigenic parts को isolate किया जाएगा और उनको use किया जाएगा as a vaccine. So the three most common available subunit vaccines are, first is the inactivated exotoxin, और हम उसको common term में toxoid भी बोलते हैं. Next is the capsular polysaccharide glycoprotein. And next is the protein antigens that are recombinant ones. तो ये तीन कैटेगरीज है, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन्स, कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स. तो ये तीन कैटेगरीज किसके हैं? हमारे सब यूनिट वैक्सीन के. अब हम एक एक वैक्सीन के एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं और समझ लेते हैं. सो टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होते हैं? सो दीज टॉक्सॉइड वैक्सीन are produced or they are obtained from some bacteria, and some bacteria produces disease in their host cell by producing certain exotoxins. So usually gram negative bacteria has a tendency to produce large number of exotoxins जब वो बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, and by isolating these exotoxins टॉक्सॉइड वैक्सीन्स बनाया जाता है. तो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ दीज एक्सोटॉक्सिन्स. सो एक्सोटॉक्सिन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म का एक सीक्रेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें एंटीजेनिक पोटेंशियल होती है और वो हार्मफुल होता है. तो इसलिए उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो एक्सोटॉक्सिन यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन. So the exotoxins are treated either with heat or they can be treated with chemical to inactivate them. हीट करके या फिर केमिकल से ट्रीट करके उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, उनको किल कर दिया जाता है और एक्सोटॉक्सिन्स को अब बोलते हैं हम लोग टॉक्सॉइड. So this make them unable to cause the disease but can stimulate the body to produce anti-toxoid antibodies which are capable of binding to the toxins and neutralizing the effect. तो बेसिकली टॉक्सॉइड के पास कोई भी विरुलेंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट इट हैज कैपेबिलिटी टू इंड्यूस द इम्यून सिस्टम बिकॉज इट इज नाउ एंटीजेनिक. सो बेसिकली टॉक्सॉइड काइंड ऑफ वैक्सीन्स आर यूज्ड इन टेटनस, डिप्थेरिया, टेटनस वैक्सीन या फिर डिप्थेरिया के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उनके क्योर के लिए आप हम टॉक्सॉइड वैक्सीन्स हम देते हैं.
Another category of vaccine is the capsular polysaccharide vaccine, and the virulence of some pathogenic bacteria will depend upon the antiphagocytic property of their capsular polysaccharides. So there are certain bacteria जैसे कि Streptococcus pneumoniae, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर ऑफ कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड कैप्सूल. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉलीसेकेराइड कैप्सूल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस टू द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. मतलब अगर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है किसी पैथोजन के ऊपर, तो फैगोसाइटिक सेल्स इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और इनकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती है. लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जब आप इस कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लो अगर, और ये जाके इस कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड के ऊपर इंपोर्ट कर जाए एंटीबॉडीज, तो इन एंटीबॉडीज के साथ इंटरैक्ट करके आपके मैक्रोफेजेस इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इनको किल कर सकते हैं. तो बेसिकली फॉर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ protective layer of capsular polysaccharide around themselves, so these kind of subunit vaccines are produced. और इसमें क्या होता है, so first of all let's see, when you coat the capsule with antibodies, then the complement factor will be activated, and this will now allow the recognition of these bacteria by the macrophages and the neutrophil to phagocytosis the cell. So these kind of capsular polysaccharide जहाँ पे आप एंटीबॉडी बनाओगे किसके लिए, इन कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स के लिए. ठीक है. सो इन दिस कैटेगरी द करेंट वैक्सीन फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी that consist of 13 antigenetically distinct capsular polysaccharide proteins. So Streptococcus pneumoniae के लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है that is a capsular polysaccharide subunit जिसमें 13 different types के एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, एपिटोप्स होते हैं, जिसके लिए आप एंटीबॉडी आपकी बॉडी में बनेगा. और जो एंटीबॉडी बनेगा that will induce the formation of antibodies. जब आप वैक्सीन दोगे that will opsonized over the surface of the capsule of the bacteria and allow their recognition by the macrophages. So this is basically a process of active immunization जहाँ पे आप एक वैक्सीन देकर सबयूनिट वैक्सीन आप एंटीबॉडी बनवा रहे हो और वो एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया की सरफेस पे बाइंड करके उनका किलिंग मेडिएट किलिंग करवा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. सो दीज आर द कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स. तो ये बनता है किसके केस में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के केस में. एंड ऑल्सो दीज वैक्सीन्स आर डिस्कवर्ड फॉर द नाइजेरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरियाज एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मेनिंजाइटिस. सो दीज मेनिंजाइटिस ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो हैज अ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड जिसके अगेंस्ट हम सब यूनिट वैक्सीन बना के उनको टारगेट करते हैं. तो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड नाइजेरिया, जिनमें हम यूज करते हैं सब यूनिट vaccine. Okay, now the next category of vaccine is the recombinant vector vaccine. तो ये जो recombinant vector vaccines होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम live attenuated vaccine prolong the antigen delivery and encourage the cell mediated responses, but they have the advantage of reverting the pathogenic. live attenuated vaccine होता है, उसमें वो advantage होता है कि वो cell mediated या फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी इंड्यूस करता है और प्रोलॉन्ग टाइम के लिए करता है ताकि रिप्लिकेशन अंदर हो और प्रोलॉन्ग एंटीजन डिलीवरी होती है. बट डिसएडवांटेज क्या होता है कि पैथोजन कभी कभी रिवर्ट बैक कर लेता है अपनी पैथोजेनिसिटी. तो इस प्रॉब्लम को इलिमिनेट करने के लिए देयर इज द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स. सो दे विल मेंटेन द एडवांटेजेस ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स. मींस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जब आप यूज करोगे तो मल्टीप्लाई होगा वो अंदर जाके, रेप्लिकेट होगा वो अंदर जाके, बट जो मेजर डिसएडवांटेज होता है दैट इज द रिवर्ट बैक, वो यहाँ पे नहीं होगा. तो ये एडवांटेज हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का. एंड इंडिविजुअल जीन्स दैट इनकोड फॉर की एंटीजेंस फॉर स्पेसिफिक पैथोजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दीज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स. मतलब ये वेक्टर वैक्सीन्स में क्या होते हैं, दीज आर द वेक्टर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन. और इन वेक्टर्स में हम वो जीन्स इंसर्ट करते हैं दैट हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, और वो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम उसको इंजेक्ट करेंगे, वहां पे जाके वो एक्सप्रेस होगा और वो अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे रिवर्जन की पोटेंशियल नहीं होती है. वाई? बिकॉज हम एक सिर्फ जीन इंसर्ट कर रहे हैं, हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जीन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर सेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी कोई खुद की पैथोजेनिसिटी वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगी. तो ये बेनिफिट हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का कि वो अंदर जाके ऑटोनोमस रेप्लिकेशन करेगा.
ठीक है, और मल्टीपल टाइम तक एंटीजन डिलीवरी देगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा. And the first advantage is this, and the disadvantage that is in the case of live attenuated virus, तो यहाँ पे हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज फॉर अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रिवर्टिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम यहाँ पे एक पार्टिकुलर जीन सेगमेंट यूज करते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है वो अभी तक सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एडवांटेजेस देखा गया है. So the recombinant vector vaccines has been prepared utilizing the existing licensed live attenuated vaccines and aiding them to a gene encoding antigens present on a newly emerging pathogen. So basically they are derived from the live attenuated only, but difference क्या होता है, live attenuated में हम complete organism को use करते हैं, but recombinant vector में हम some part of their genome use करते हैं that has a antigenic tendency. तो दीज आर द काइमेरिक वायरसेस, जहां पे कुछ वायरस के जीन होंगे और कुछ एंटीजेनिक जीन हम फॉरेन से इंसर्ट करेंगे. सो दे कैन बी मोर क्विक इन देयर एक्शन एंड दे आर मोर सेफ बिकॉज देयर विल बी नो रिवर्टिंग ऑफ पैथोजेनेसिस. सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं. येलो फीवर वैक्सीन दैट हैज इंजीनियर्ड टू एक्सप्रेस द एंटीजन ऑफ WNV वायरस. The number of organism has been prepared, और इससे हम बहुत सारे वायरसेस को, येलो फीवर वायरस का जीन जो है उसमें हम उसको एज अ वेक्टर यूज करके हम बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के एंटीजेंस को एटेन्यूएट उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, देन यू हैव स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सबयूनिट वैक्सीन्स एंड द recombinant vector vaccines are of great importance when you come to a level of more safe, more prolonged immunity part. And the next category of vaccine is the DNA vaccine. So DNA vaccine में basically क्या होता है, 1 second. So what I was saying about the DNA vaccine. So a DNA vaccine, it utilizes plasmid DNA. ठीक है, DNA वैक्सीन में आप क्या करोगे, एक प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट करोगे that encodes for the antigenic protein and that are directly injected into the muscle of the recipient. मतलब यहाँ पे जैसे पिछले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन में क्या कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे एक हम वायरस ले रहे थे और वायरस को एंटीजन वाले जीन इसमें इंसर्ट कर रहे थे और उसको इन्फेक्ट करवा रहे थे. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में. बट प्लाज्मिड DNA वैक्सीन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक प्लाज्मिड लेते हैं, जिसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, उसमें अपना वैक्सीन में, उस वैक्सीन DNA वैक्सीन में हम अपना जो एंटीजेनिक प्रोटीन का जीन है उसको इंसर्ट करते हैं और वो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल के रिसिपिएंट को इंजेक्ट करवा देते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली रिलाई ऑन द होस्ट सेल टू टेक अप द DNA एंड टू प्रोड्यूस द इम्यूनोजेनिक प्रोटीन इन वीवो एंड दस इनिशिएट. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप DNA वैक्सीन इंसर्ट करो, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो एक्सप्रेस होगा and after expression large number of DNA molecules will be produced. DNA प्रोड्यूस होगा या फिर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा. So these proteins will be recognized by the antigen presenting cells as foreign particle and they will present these antigens with the MHC1 molecule on their surface. और MHC1 plus antigen को recognize करेंगे your TC cells, that is cytotoxic T lymphocyte, and इनकी वो killing करा देंगे. So by this mechanism, DNA vaccine can induce the activation of cytotoxic T lymphocytes, T cells particularly, and the DNA vaccine that you are using can directly integrate into the genome of the host cell, or they can be maintained outside the host cell as an extra chromosomal DNA in the episomal form. So basically both the ways can be possible. Either these DNA vaccine will go and integrate into the host genome or they can exist as an episomal form in the extra chromosomal region and वहाँ पे वो multiply करते हैं. So basically DNA vaccine does not involve any kind of host carrier molecule जैसे कि virus. यहाँ पे direct
प्लाज्मिड वेक्टर में आप क्या करो, डीएनए को इंसर्ट कर दो जो कि एंटीजेनिक डीएनए होगा, और फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली डाल दो, जिसको आपको इम्यूनाइज करना है। तो बेसिकली टेस्ट दिस काइंड ऑफ डीएनए वैक्सीन, ये बहुत सारे एनिमल मॉडल्स में टेस्ट हो चुके हैं, एंड इन द एनिमल मॉडल्स द डीएनए वैक्सीन आर एबल टू इंड्यूस immunity against number of pathogens including influenza virus and rabies virus। तो अभी तक ये जो डीएनए वायरसेस को लेके स्टडी हो रही है वो अभी तक एनिमल मॉडल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, और एनिमल मॉडल पे सक्सेसफुल स्टडी ऑलरेडी देखा जा चुका है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस। ठीक है, द एडिशन ऑफ अ बूस्टर शॉट विद द प्रोटीन एंटीजन विल इनहेंस द इम्यूनिटी। और अगर आप इस बाद कुछ इंटरवल के बाद एक बूस्टर डोज दे देते हो तो ये इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ डीएनए वैक्सीन्स आर, सिंस द encoded protein is expressed inside the host cell, there will be no denaturation or modification, because आप सिर्फ डीएनए इंसर्ट कर रहे हो और वो डीएनए आपके सेल के अंदर जाके मॉडिफाई हो रहा है और एक्सप्रेस हो रहा है। So in that case, because it is being modified, or it cannot be modified or denatured inside the host cell. So these are the advantages, that they cannot be denatured and they cannot be modified. The second advantage is the immune response is directed to an antigen exactly as it is expressed by the pathogen. So यहाँ पे immune system जो है वो वैसे ही express होता है, activate होता है जैसे कि एक pathogen के through होता है, by activating the T cells first with the help of MHC and antigen presenting cells, followed by the activation of B cells। तो यहाँ पे cell mediated और humoral immunity दोनों एक साथ activate हो रहे हैं, similar to the normal pathogenic infection। ठीक है, so human trials are underway with several different DNA vaccines, for example for malaria, for HIV, for influenza, Ebola, herpes virus, and along with several bacterial viruses also there are several human trials जो हो रहे हैं वो इस particular DNA vaccines को लेके हो रहे हैं। और अगर ये सारे ट्रायल सक्सेसफुल हो गए, so these DNA vaccines they are going to be one of the major discoveries जो कि आपके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बहुत इजी कर देगा और बहुत ज्यादा एडवांस्ड कर देगा। So that's all about the today's class. So coming to a conclusion, so in today's class we have first see the process of immunization, जहाँ पे होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जहाँ पे होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। Coming to the active immunization part, we are providing with vaccines to induce the immune system responses, and these vaccines can be live attenuated। ये सेफ नहीं होता है, बस यही प्रॉब्लम होता है, बाकी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट they are not safe because there are chances of reversion of the pathogen। Second is the killed pathogen or inactivated pathogen, जहाँ पे इम्यूनिटी तो इंड्यूस होती है बट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है बूस्टर डोजेस, और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, सेल मेडिएटेड नहीं होती है। नेक्स्ट इज द सब यूनिट वैक्सीन, जहाँ पे आप स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट यूज करते हो एज अ वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल आप टॉक्सिन्स यूज कर सकते हो इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म दैट आर टॉक्सॉइड। आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे कि कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड यूज कर सकते हो एज अ वैक्सीन, जो कि अंदर जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, जहां पे आप क्या करते हो, एक वायरस के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाते हो, और वो जो प्रोटीन्स बनते हैं द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उसको आप क्या करते हो फॉर द इम्यूनाइजेशन पर्पस यूज करते हो। तो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी। एंड द फिफ्थ कैटेगरी जो हमने आज देखा वो है डीएनए वैक्सीन, जहां पे आपको कोई भी वायरस या फिर कोई भी पैथोजेनिक मॉलिक्यूल एज अ होल यूज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे आप सिर्फ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए लेते हो जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, उसको एक प्लाज्मिड वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाते हो, और प्लाज्मिड को डायरेक्टली आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हो। बॉडी के अंदर जाके वो प्लाज्मिड एक्सप्रेस होगा आइदर वाया इंटीग्रेटिंग इनटू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल और एग्जिस्टिंग एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एपिसोड्स, और वहां एक्सप्रेस होने के बाद वो प्रोटीन्स बनेंगे। और बिकॉज वो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बन रहा है तो उसका मॉडिफिकेशन या फिर डीनेचुरेशन भी नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। एंड दीज प्रोटीन्स बिकॉज दे आर एंटीजेनिक इन नेचर, दे आर फॉरेन इन नेचर, सो दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उनका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वो MHC प्लस एंटीजन के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होंगे, वो टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, देन
T cell will activate the B cells and there will be a immune activation at a great level. तो DNA वैक्सीन जो है वो अभी रिसर्च में है और ह्यूमन के ऊपर से बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं और इफ इट इज डिस्कवर्ड, इफ इट इज अ सक्सेसफुल डिस्कवरी, देन वैक्सीनेशन और द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और DNA वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है टू एलिमिनेट ऑल द पैथोजेनिक प्रॉब्लम्स. So that's all for today's class and thank you so much for listening to me. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप उसको लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो. बेल आइकन को हिट कर दो टू गेट द नोटिफिकेशन जब भी मेरी कोई वीडियो आए आप जाए. एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो टेलीग्राम वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अनअकैडमी तो आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो CSIR UGC नेट की कैटेगरी में. एंड मेरा प्रोफाइल वहाँ पे होगा सुरभि कुमारी के नाम से. आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो. और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई द सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है सुरभि01 और ये रेफरल कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ. और साथ ही साथ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगी ही जहाँ पे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए हम CSIR UGC नेट का प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान कर देंगे. So that's all for today's class. Again we will meet tomorrow. Thank you so much everybody and have a nice day.